हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं और इसके अंदर हम बेंट रूल, ड्रैगो रूल, कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने यही चीज आपको बताई थी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेट ए मोमेंट, सबसे पहले प्रतीक अभी आया, उसकी अटेंडेंस लगा देते हैं, है ना। एनीवन एल्स, कोई और भी आया उसकी अटेंडेंस लगानी है भाई। अभी एक और स्टूडेंट आया शायद, शिवांगी, आर यू देयर बेटा? सर प्रतीक प्रेजेंट। एक मिनट, हाँ प्रतीक की लग गई बेटा। शिवांगी आई है क्या अभी? यस सर, सर मेरी ठीक है बेटा, आपकी भी प्रेजेंट लग गई है। चलो चलिए अब शुरू करते हैं जरा लेक्चर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। बेंट रूल, सबसे पहले बेंट रूल है भाई। व्हाट इज बेंट रूल, क्या होता है, ये कैसे होता है? तो देखो, हमने स्ट्रक्चर तो इसके लिए कर सारे स्ट्रक्चर आ गए। अब उन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर तिकड़मबाजी हम करने वाले हैं। हालांकि मैंने सभी स्ट्रक्चर आपको कैसे समझाए थे, आपको याद होगा। मैंने सीधा बोला था इनके अंदर लोन पेयर की रिपल्शन और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन को देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता है। इन्हीं रिपल्शन को देखते हुए कुछ तिकड़मबाजी करके कुछ रूल्स निकाले गए हैं, ठीक है। और कुछ साइज ऑफ एटम पर भी डिपेंड करता है। रिपल्शन कम होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी अभी एक था ना, SO2 का स्ट्रक्चर था। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर SO2 में लोन पेयर होता है एक और दो बॉन्ड पेयर होते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है दो, तो उसका बॉन्ड एंगल लोन पेयर की वजह से कम हो जाता है। कितना कम? 119 उसका बॉन्ड एंगल हो जाता है। जबकि होना कितना चाहिए? 120 से सिर्फ 1 ही डिग्री घटता है। तो क्या लोन पेयर ने रिपल्शन कम किया? जो लोन पेयर का रिपल्शन उतना था, पर डबल बॉन्ड का रिपल्शन, डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा एरिया में होता है, इसी वजह से वो गड़बड़ क्रिएट कर रहा था। यस बेटा, क्लियर है सबको? ये बात समझ में आई सभी को? हेलो गाइस। हाँ, तो आज हम उन्हीं में कुछ रूल ढूंढेंगे। वो रूल्स आप नाम से याद रखिएगा। तो आज का चैप्टर बस वही है, सिर्फ 4 पेजेस हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे के सारे पेजेस इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, तो आपका बड़ा वाला ये बन जाएगा, बड़ा सारा काम। तो देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रेफरेबली गो टू द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रेफरेबली गो टू द इक्विटोरियल पोजीशन। लेस वाला इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा। अब ये कब होता है इक्विटोरियल और ये दूसरा ट्राई एंगुलर? मान लीजिए ये मेटल है, ठीक है, मेटल के ट्राई एंगुलर और बाई पिरामिडल ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, टीबीपी। टीबीपी समझ रहे हो? इसको टीबीपी भी बोलते हैं, ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल को। यस बेटा, समझ में आ रहा है सबको? ये sp2 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, इसमें क्या होगा? ये कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मान लो 2 फ्लोरीन है, तो वो बोल रहा है एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन लगाइए और क्लोरीन लगाइए यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। अगर मैं ये कहूं कि कोई मेटल है, इसके साथ में 2 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 3 और 2 5, डेफिनेट सी बात है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी ज्योमेट्री बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें लोन पेयर कहाँ आए, और मतलब सॉरी लोन पेयर कह रहा हूँ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो तरह के अलग अलग तरह के एलिमेंट हो, तो क्या करें? जो हाई वाला है वो एक्सियल पोजीशन पर आएगा। ये कहता है बेंट रूल। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन है किसी को क्या? स्ट्रक्चर में अगर कंफ्यूजन हुई ना तो बहुत बुरी बात है। उसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके अलावा कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। हाँ बेटा। सर बेंट रूल एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा अभी एक ही लाइन मैंने बताई है। देखो वो क्या कहता है कि मान लो कि मेटल है, मेटल के साथ 2 तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं, एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। अब ये कहता है कि इसमें हमें पता है इक्विटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन के अंदर चीजें जुड़ती हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास है, फ्लोरीन है जैसे, तो वो एक्सियल पोजीशन पर जोड़िए और कम वाला इक्विटोरियल पर। तो क्लोरीन इक्विटोरियल यानी ट्रायंगुलर शेप में जुड़ेगा और आर पार जो बाई पिरामिडल बनाएगा वो फ्लोरीन जुड़ेगा। यस गॉट दिस? पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल प्रेफर गो टू द इक्विटोरियल। तो ये तो दोनों का तो एक ही पॉइंट बनता है, ऐसे 2 पॉइंट दे रखे हैं। अगला देखिए, लोन पेयर इन टीबीपी ज्योमेट्री विल ऑलवेज गो टू द इक्विटोरियल पोजीशन। अगर लोन पेयर हो तो ये हमने किया था, देखो ये तो हमने कर रखा है। अगर ये नहीं करा आप लोगों ने तो फिर बुरी बात है। लोन पेयर जब किया था तो क्या किया था? लोन पेयर मैंने बोला था कि अगर मेटल है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? 3 एटम्स को, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, लिगेंड का मतलब कोई चीज जुड़ी हुई है, और यहाँ पर भी कोई चीज जुड़ा, तो ये 3 को रिपेल कर रहा है। यस, तीनों को रिपेल कर रहा है। यस सर, इसलिए एक्सियल पे नहीं आएगा।
इसलिए यहाँ आएगा, कम से कम लोन पेयर यहाँ आएगा। और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी याद है? सीसा। Yes, sir. आई सा ए सा विच कुड नॉट सा। बताओ भाई इसका मतलब बताओ मेरे को। सर किसका मतलब? इंग्लिश का बहुत अच्छा फ्रेज है एक, आई सा ए सा विच कुड नॉट सा। आई सा ए सा विच कुड नॉट सा। पता है किसी को? सुना है किसी ने? नहीं सर, पहली बार सुन रहे हैं। आई सा मैंने देखा, ए सा एक आरा, लकड़ी काटने वाले आरे को भी साई बोलते हैं, SAW, स्पेलिंग भी वही है। आई सा ए सा, मैंने एक आरा देखा लकड़ी काटने वाला, विच कुड नॉट सा। और तीसरा सा है जो चलता नहीं था, चलना भी सा होता है। आई सा ए सा विच कुड नॉट सा, मैंने एक आरा देखा जो चलता नहीं था। सर सही है। हाँ बेटा, सर याद करने में काफी आसान हो जाएगा। ये इंग्लिश का एक फ्रेज है, नो वरी, सिंपल सी चीज है। आई सा ए सा विच कुड नॉट सा, मैंने एक आरा देखा जो चलता नहीं था। एक और सेंटेंस बताता हूं, ABC ऑन द ट्री। हिंदी बताओ इसकी, ABC ऑन द ट्री। आ रहा है किसी को? एक मधुमक्खी देखी पेड़ पर। यस, सही है। ए मतलब एक, BW को बी ही बोलते हैं, मधुमक्खी। SW सी, ऑन द ट्री। लेकिन हमारा माइंड क्या लेता है? ABCDEF, है ना? तो सोचिए ये ट्रिकी क्वेश्चन था। क्लियर है भाई? एक मधुमक्खी देखी पेड़ के ऊपर, ABC ऑन द ट्री, पेड़ पर। तो लाइक दैट, यहाँ बेंट रूल भी आप लोगों को ऐसे ही मूर्ख बना रखा है, आनी जानी कुछ नहीं है। ये पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो एक्सियल पोजीशन पर होने वाला है, इक्वेटोरियल के ऊपर इक्वेटोरियल एक्सियल पर होगा और इक्वेटोरियल के ऊपर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा इसने बोला लोन पेयर ज्योमेट्री, लोन पेयर हम कर ही चुके हैं, वो ज्यादा को रिपेल करेगा, तो ये चीज भी हम कर चुके हैं। तो समझ लो हमने बेंट रूल लगभग कर लिया था। क्लियर है सबको? बट नाम बदल गया। व्हाट? नाम बदल गया, इसलिए आपको रट्टा मारना है इन 3 रूल को नाम के हिसाब से। क्लियर है बेटा? सर थर्ड वाले में वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे जाएगा? एक एग्जांपल देना। जाएगा कैसे? आर यू आस्किंग जाएगा कैसे? जाएगा नहीं, वो पाया ही वहां जाएगा। देखिए लोन पेयर इक्वेटोरियल पर ही होगा, यानी अगर मेटल है कोई और हमारे पास एक लोन पेयर है तो वो इक्वेटोरियल पर बनेगा। और इस तरह से यहाँ 4 चीजें जुड़ेंगी। SF4 का एग्जाम्पल था, याद है सबको? सर वाला याद है सर, वो सीसॉ वाला जो बना था सर, हाँ सीसॉ SF4, ये लो। तो यहाँ लोन पेयर रखने का फायदा है, अगर लोन पेयर को यहाँ रखते हैं और यहाँ पर फ्लोरीन को रखते हैं तो ये लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जबकि अगर इसको यहाँ रखा जाता तो सिर्फ ये 2 लोन पेयर को रिपेल करेगा। तो लेस द रिपल्शन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द मिनिमम विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? हमने इसे ऐसे याद किया था और यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया है बेंट रूल, लेकिन हमने इसे सिंपल मेथड में याद किया था। इसलिए बोल रहा हूँ आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम है यहाँ पर अलग अलग। समझ गए? हमने सिंपल बता दिया। 4 पैरों वाले जानवर होते हैं जिनके 2 सींग, 2 कान, 1 पूंछ होती है ना। वो गाय भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है। तो सबके सब एक जैसे से हैं। अभी हम उनके अंदर क्या कर रहे हैं, उसका रूल बना रहे हैं, कि कुछ को रूल में बाइंड अप कर रहे हैं कि 4 पाए जो होते हैं उनको रीढ़धारी कहते हैं। रीढ़धारी, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन वाले एनिमल्स, सारे 4 पाए एनिमल जो होते हैं पक्के तौर पर उनमें बैकबोन होती है। एक नाम रख दिया कि बैकबोन। तो क्या पहले घोड़े में, गधे में बैकबोन नहीं थी? बिल्कुल थी। 4 पाए में एक बैकबोन नहीं थी? बिल्कुल थी। तो बस उसका नाम बदल गया। तो यहाँ पर भी TBP ज्योमेट्री के अंदर हमने किया था कि लोन पेयर अगर एक्सियल पोजीशन पर आता है तो वो 3 बॉन्ड एंगल्स को, 3 बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर वो 2 को करेगा, इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आएगा। अब उसका नाम रख दिया कि अगर ऐसा होता है तो उसको बेंट रूल कहते हैं। बस ये बेंट का रूल है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. बेरी शूडो रोटेशन। तो बेंट रूल कंप्लीट हो गया, बेंट रूल इज कंप्लीटेड। मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूं, नथिंग स्पेशल। बस ये होता है कि अगर आप यही नाम किसी दूसरे टीचर से सुन लेते तो आप बोलते ले सर ने तो पूरा लेसन करा दिया, लेकिन हमें तो बेंट रूल बताया नहीं, ये सर तो सही पढ़ाता ही नहीं है। ऐसा लगता है कई बार, बट एक्चुअल में आपको बातें सारी बताई जा चुकी होती हैं। कई बार टीचर मतलब नाम नहीं बता पाता, ऐसा कभी कभी हो सकता है, ठीक है। बट नो वरी अबाउट दैट, ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि जो आपको पता ना लगे। बेरी शूडो सेंटर भाई, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लक्सनल बिहेवियर PF5।
fast exchange between the axial and equatorial position, all the bond angles are the equivalent, they appear to have the same strength and same bond length, energy difference between TBP and square pyramidal geometry, thermal energy at room temperature. ठीक है, TBP स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री का ये कम होती है, थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पर ज्यादा होती है और इनके बीच में डिफरेंस कम होता है. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल ट्रांसफॉर्मेशन ओक्योर, एग्जांपल SF4 XEF2. ट्राइगोनल बाइपिरामिड टू स्क्वायर पिरामिडल ट्रांसफर. अब ये क्या चीज है जरा देखते हैं. इसने बोला सिंपल याद करें तो इसने जो एक बात कही है PF5 वाली, वेरी सूडो रोटेशन, क्या कहता है? all PF bonds are observed to be equivalent. उनको इक्विवेलेंट ही ऑब्जर्व किया था. अब इसका क्या मतलब है? PF क्या है? PF5 है. फोस्फोरस के साथ में, ये हमने एग्जांपल भी फोस्फोरस का ही लिया था अगर आपको याद हो. हमने 3 फ्लोरीन लगाए थे, ठीक है, और 2 फ्लोरीन लगाए थे एक्सियल पोजीशन पर, ऊपर और नीचे. क्लियर है भाई सबको? यस सर क्लियर है. अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना. अब ये कह रहा है कि जनरली मैंने क्या बोला था, एक्सियल एंगल क्या होते हैं? एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये क्या होती है? लॉन्ग होती है. लॉन्ग एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है और इक्विटोरियल ये वाली बॉन्ड लेंथ इन तीनों की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है. जनरली ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है ये शॉर्ट होती है. समझ में आ गया? यस क्लियर है? यस सर. इक्विटोरियल ये स्मॉल Yes, लेंथ clear है. होती है. हाँ बेटा, स्मॉल बोन लेंथ. और ये दोनों बातें होती हैं जनरली, आमतौर पर ऐसा होता है जनरली. ठीक है, जनरली ऐसा होता है. बट इस केस में नहीं होगा ऐसा. इस केस में नहीं होगा, ये याद रख लेना. अब इसको भी मेंशन करेंगे वो कैसे नहीं होगा. ठीक है, बट यहां पर लिख रहा हूं, उसको याद रख लेना. बट इन PF5 के अंदर ऑल बॉन्ड लेंथ, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, आर इक्वल. ये समझ में आया भाई? केस है क्या बेटा? सर, ये एक्सेप्शनल केस है. हाँ, एक्सेप्शन केस कह सकते हो. ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसका रीजन क्या है? PF5 की बराबर होती हैं. हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि सर सिर्फ PF5 की ही बराबर होती है और किसी एटम या किसी बॉन्ड की नहीं PF5 होती. की ही बराबर होती है, बाकी बराबर. बराबर नहीं होती. यस ठीक है. क्या? Okay, sir. Yes. हाँ, अब आगे देखिए. अब इसका ये तो रीजन समझ क्या गया. है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके अंदर क्या होगा? फोस्फोरस जो है उसके ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है ना, मान लो मैं इनको नाम दे देता हूँ F1 F2, इनको सभी फ्लोरीन्स को नाम दे देते हैं F3 F4 और F5. अब होता क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन वाले एक्सचेंज होते रहते हैं. एक्सचेंज कैसे एक्सचेंज होते हैं? इनकी एनर्जी लेवल काफी लो होती है, तो ये इक्विटोरियल वाले एक्सियल पर आ जाते हैं. तो देखिए क्या होगा, यहां पर फोस्फोरस के साथ में अब ये जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन नंबर 3 है. नीचे जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है वो फ्लोरीन नंबर 5 हो सकता है या 4 हो सकता है. चलो 5 लगा देते हैं. ठीक है, और इस जगह पर 3 की जगह अब क्या आ जाएगा भाई? यहाँ 1 आएगा. 5 वाला 5 की जगह पर 2 आ जाएगा. और ये दोनों 5 लगा दिए मैंने, 4 किसी को लगाया नहीं क्या? रुको रुको रुको, ये 4 है इधर वाला. ठीक है, सपोज ये वाला 4 था, तो 4 की जगह पर क्या आएगा? 4 की जगह तो 4 ही रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यस क्लियर है? तो हुआ क्या, ये वाला, अब ध्यान देना मैं मेंशन कर रहा हूं, F1 और F2 जो एक्सियल एंगल थे, अभी F1 और F2 क्या है? इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल बन गए. और यहां पर 3 और 5 थे, ये ऊपर और नीचे आ गए, ये एक्सियल पर आ गए. यस बेटा क्लियर है?
और Yes. ऐसा रूम टेम्परेचर पर होता है, लगातार होता रहता है, सारा दिन होता रहता है, एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते रहते हैं, और इसी वजह से इसको बैरी शूडो रोटेशन बोलते हैं, मतलब रोटेशन होना, बैरी शूडो रोटेशन, दैट इज इट। ये जो लिखा हो ना बैरी शूडो, पी से शुरू होता है, एस से इसको बोलते हैं, पी साइलेंस होता है, शूडो रोटेशन, नकली। शूडो का मतलब होता है नकली रोटेशन, तो ये नकली रोटेशन होती है, बैरी शूडो रोटेशन होती है, pF5 के मॉलिक्यूल में होती है, जिसमें इसकी वजह से ही ऊपर वाली सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। यस, क्लियर है भाई सबको, समझ में आ गया? हेलो सर, हाँ बेटा, आपने अटेंडेंस लगा दी। मेरे यहाँ पे थोड़ा नेट लैग चल रहा है तो मैं लेट ज्वाइन किया। हाँ मैंने अटेंडेंस लगाई थी आपकी, प्रतीक की अटेंडेंस लगी थी ना भाई? सर मैं अभी अभी तो बोला सर। अभी आपका नाम प्रतीक क्यों दिखा रहा है? अभिजय पांडे सर, G2 अल्फा ठीक G2। है ठीक है ठीक है, अभिजय, ओके। थैंक यू सर। अभिजय, देखते हैं, अभिजय पांडे, फर्स्ट रोल नंबर ही आपका, सबसे पहले आपका ही नाम आता है। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया होगा आपको कि ये बैरी शूडो रोटेशन का मतलब क्या है। दैट्स इट, ये जस्ट नेम है, ये आपस में फ्लिप करते रहते हैं, दैट इज व्हाई। तो ये पहली लाइन तो आपको क्लियर होगी। ए फ्लक्सनल बिहेवियर, ऐसे मॉलिक्यूल को फ्लक्सनल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और फ्लक्सनल बिहेवियर फ्लिप होते रहते हैं, फ्लिप से फ्लक्सनल बना है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस सर। सर ठीक है। इसका और कोई भी एग्जांपल है? नहीं बेटा, और एग्जांपल नहीं, और देखो और है एग्जांपल। हेक्सेन एक एग्जांपल होता है, हेक्सेन 6 कार्बन की चेन है, CH2 लगे होते हैं, सारे रिंग होता है, चेयर फॉर्म में या बोट फॉर्म में रहती है, और ये भी, इसके भी एक्सियल और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है वो बदलते रहते हैं, बट वो हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वैसा नहीं होता है, वो हम करेंगे +1 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आएगा। क्लियर है? ये हमारे Yes, टीबीपी व टाइप के स्ट्रक्चर्स में ये नहीं आता है। और भी एग्जांपल, उसके अलावा और भी एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी मिलते हैं, वो हायर क्लासेस में मिलते हैं, यहाँ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि, मान सकते हैं कि यहाँ तो नहीं है। आगे देखते हैं, दे अपीयर हैव द सेम लेंथ, ये सेम बॉन्ड लेंथ और सेम सब कुछ सेम हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टीबीपी एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री लेस देन थर्मल एनर्जी। अगर एनर्जी डिफरेंस ये होता है, अब ये क्या कहानी है, इसको जरा देखिए, ये आपस में कन्वर्ट कैसे होता है, जरा इसको समझते हैं हम जरा। तो ये तो मैंने सीधा कन्वर्ट दिखा दिया, ये कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट कैसे होगा जरा वो देखते हैं। ठीक है, यहां से मैं एक चीज को रब कर रहा हूं, फिर देखिएगा आप कि ये कन्वर्ट कैसे होता है, आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। तो देखो हो क्या रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर पहले इस स्ट्रक्चर में बदलेगा, स्क्वायर प्लेन में, फॉस्फोरस, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन, और ये कौन कौन से फ्लोरीन है वो बता देता हूं। F2 यहां पर आ गया, ऊपर क्या था भाई, रुकिए, यहां पर नहीं, यहां पर आ गया, ये F4 था, F4 यहीं पर है, F3 था, F3 यहीं पर है, F5 है, F5 यहां पर है, जो नीचे F2 था, F2 यहां आ गया, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। यस और सर। ये एक फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन कौन सा, वो F1 है, वो वही है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज हुआ है, वो ये वाला। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल। याद है सबको, हमने लोन पेयर के साथ ऐसा एग्जांपल किया था, SF5 के अंदर लोन पेयर ऐसा याद है ना, ऐसा कुछ एग्जांपल था, लोन पेयर के साथ था। यहाँ पर लोन पेयर नहीं है और ये डायरेक्ट बना रहा है, बट ऐसा नहीं बनाता है कभी भी अगर लोन पेयर ना हो तो बट इसकी एनर्जी इतना लो लेवल की होती है कि पहले ये इसमें कन्वर्ट होता है स्क्वायर प्लेनर में, फिर स्क्वायर पिरामिडल में, और ये स्क्वायर पिरामिडल फिर कन्वर्ट होता है इसमें। यस, ये फिर से टीबीपी बन गया, टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये भी टीबीपी था, टीबीपी, लेकिन अब दोनों में फर्क आ गया। क्या, ये देखो F1 और F2, यहाँ F1 और F2 जुड़ गए, और 3 और 5 जो थे वो ऊपर नीचे जुड़ गए, 3 और 5। यस, क्लियर है सबको? तो जो इसके एक्सियल एंगल थे वो एक्सियल एंगल कन्वर्ट हो गए इक्वेटोरियल एंगल में। और ऐसा कब होता है, जब स्क्वायर पिरामिडल की ज्योमेट्री
और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कम होता है थर्मल एनर्जी से। यहां जो इसने लिखा हुआ है इसको जरा ध्यान दे लेना, थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, उससे भी कम हो, यानी जितनी थर्मल एनर्जी चाहिए रूम टेम्परेचर पर उससे भी कम एनर्जी में अगर ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं तो ये एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज होने के बाद, वैसे तो देखा जाए तो एक्सचेंज होने के बाद ये रिवर्स चला गया ऊपर की तरफ, ऐसे ही गया ना, वापस टीबीबी बन गया। बट इस टीबीपी और इस टीपीबी में फर्क है। किसका फर्क है? फ्लोरीन बदल गई इसलिए। और ये इतना फास्ट होता है कि इस, अब आप किसको बोलोगे कि ये वाली फ्लोरीन F3 जो है वो एक्सियल पर लगी है या F3 इक्विटोरियल पर है। जब F3 इक्विटोरियल पर होता है तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और एक्सियल पर होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ऐसा क्या? ये इतना फास्ट बदलता है, इतना फास्ट कि बॉन्ड लेंथ सेम ही रहती है, बॉन्ड लेंथ को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। यस, क्लियर है सबको? यस सर, समझ Yes, गए। sir. है ना? सर सर, मतलब तो ये मतलब फ्रिक्वेंटली ये- मतलब होती रहती है। हाँ, फ्रिक्वेंटली, लगातार, बहुत जल्दी। जैसे पंखे के पंख घूमते हैं ना, यस सर। तो वो फैन में दिखाई देता है कौन सा पंख कहाँ है, 3 पंख होते हैं उसमें, तो वो दिखाई नहीं देते जब वो चल रहा होता है। नहीं सर, अब नहीं क्या दिखाया बोलोगे तो सर, कि वो बल्कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किधर है पंखे का पंख? वो लगातार बदल रहा है, ये भी वही है। ठीक है? यस ओके सर। सर। यस सर मतलब सर। ये जो PF5 है सर, इसके जो बॉन्ड है वो आपस बॉन्ड, जो इसके बॉन्ड है वो आपस में चेंज होते रहते हैं अपना स्ट्रक्चर बदल के। हाँ, वो स्ट्रक्चर बदल के अपना बॉन्ड चेंज होने में कुछ तो गड़बड़ करेंगे। ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट जाएगा, टूटते नहीं है। नीचे वाला ऊपर की तरफ आ जाता है, जो नीचे ऐसे लगा हुआ ना वो ऐसे उठ के ऐसे आ जाता है, बस बदल गई ज्योमेट्री। फिर इसके जो बराबर में ऐसे था ऑलरेडी वो नीचे चला जाता है। समझ गए? हाँ सर, समझ गए। बस यही होता है और कुछ नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड एक्चुअल में ये यहाँ आ जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा ये वाला यहाँ से टूट गया, और ये वाला हो सकता है यहाँ की बजाय वो नीचे झुक जाए, वो नीचे आ जाएगा, तो बस बदल गया स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब जरूर थोड़ा यही वाला ऐसा करेगा, ऊपर वाला भी ऐसा कर सकता है, और इसके एक्सचेंज में ये वाला नीचे आए, ये वाला नीचे आए, ये वाला नीचे आए, कोई भी नीचे आ सकता है, सारे के सारे बराबर एंगल है, बात ही खत्म। क्लियर है भाई? तो Yes, ये sir, लाइन अब clear है। आपको समझ में आ गई होगी कि थर्मल एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टू स्क्वायर पिरामिडल ट्रांसफॉर्मेशन ओक्योर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से स्क्वायर पिरामिड, ये स्क्वायर पिरामिडल ट्रांसफर ओक्योर। एग्जाम्पल एक और भी है भाई, ये वाले SF4, XEF5, XEF2, ये भी ऐसा करते हैं। अब ये एग्जाम्पल कैसा करते हैं? ये TBP के एग्जाम्पल नहीं है, एक्चुअल में सीसा है SF4। तो अभी अभी बात की थी ना हमने, ये 4 फ्लोरीन ऐसे हैं, और ये ऐसा है, और ये ऐसा है, ठीक है, और यहां पर एक लोन पेयर है, ये तो सीसा है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ये स्क्वायर पिरामिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर पिरामिड में कैसे होगा? चारों के चारों एक्सियल आ जाएंगे, और एक स्क्वायर पिरामिड, मतलब ये जो है, ये वाले बॉन्ड जो है ये बिल्कुल सामने आ जाते हैं, बिल्कुल सामने 90 के एंगल पर। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज होगी क्या? सभी की स्क्रीन फ्रीज हो रही है क्या? नो सर। हाँ, ये सब थोड़ी थोड़ी हो रही है। थोड़ी थोड़ी हो रही है भाई, जिसकी स्क्रीन, अभी तो मैंने रोक रखा है, कुछ भी नहीं चला रहा, ठीक है। अगर किसी की स्क्रीन फ्रीज हो रही है, चलो मैं नेक्स्ट पेज निकाल के दिखाता हूँ। अभी नेक्स्ट पेज आया था क्या किसी? यस सर, अभी आ गया। ठीक, आ गया, यस ठीक सर, है, आया था। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा एग्जांपल इन्होंने दे रहा है XEF2। ज़ैनन में 4 लोन पेयर होते हैं, तो दो फ्लोरीन्स ऐसे और ऐसे जुड़ जाएंगी, और 4 लोन पेयर मतलब 3 लोन पेयर जो हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ ट्रायंगुलर शेप में 3 लोन पेयर बनाएंगे। यस, क्लियर है भाई सबको? यस यस सर। बेटा। तो ये भी क्या करते रहते हैं, ये स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी ज्योमेट्री बदलती है, स्ट्रक्चर नहीं बदलता, स्ट्रक्चर में लोन पेयर को कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो इनको भी वैसा कुछ मान सकते हैं, बट ये ऐसा कुछ होता नहीं, आनी जानी को बहुत ज्यादा नहीं है, बट याद रख लेना इनको। PF5 ऐसा है जिसमें सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, बस यही एक अच्छा एक्सेप्शन है। क्लियर है भाई सबको? यहां तक आ गया समझ में? तो बेरी सूडो सेंटर क्या होता है, बेरी सूडो रोटेशन क्या होती है, ये कवर हो गया। आ गया था ओजोन। हाँ बेटा, सर इसमें इक्वेटोरियल कहाँ पर है फ्लोरीन? क्या? सर जो इक्वेटोरियल फ्लोरीन। इक्विटोरियल के आगे मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप।
सर जो हमने पहले रूल पढ़ा था बेंट रूल, ये उसे फॉलो कर रहा है? बेंट रूल को बिल्कुल कर रहा है ना। लोन पेयर अगर होते हैं, देखो उसने लिखा टीबी ऑलवेज गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन, सी पॉइंट पढ़ो, लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा, समझ गए? ओके सर ठीक है। हाँ ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एक्सियल पर और लोन पेयर इक्वेटोरियल पर। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। अब रेजोनेंस इन O3, ओजोन के मॉलिक्यूल में रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस बोलते हैं। डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जो होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड छोटा बॉन्ड लेंथ, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है डबल से, और सिंगल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ये तो कॉमन चीज थी बट इंपॉर्टेंट है, काम किया। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ, यहां आएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्वेश्चन था हाँ बेटा बोलो। सर, अगर सर Yes. अगर पहला बॉन्ड होता है तो सर एक अगर सिग्मा बॉन्ड है और सर बाकी के जो बॉन्ड है सर वो डबल बॉन्ड बनने हैं और वो सर फिर वो पाई बॉन्ड में आएंगे, तो सर वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ना सर फिर पाई वाला। पाई वाला लिख सर दो बेटा, आपकी जैसे कि आवाज सर एक बहुत आइटम में अच्छी है। एक ही बॉन्ड बन रहा है सर, सिंगल बॉन्ड। किसमें एक बॉन्ड बन रहा है? नहीं समझ आया मेरे को आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा लिख दो या तो मेरे को। ओके सर, सर मैं लिख के भेज दूंगा सर आपको। ठीक है, लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, रेजोनेंस इन O3 मॉलिक्यूल। तो O3 का मॉलिक्यूल सबको बनाना आता है भाई, ठीक है, मैंने ये अच्छे से करवाया था आप लोगों को सबसे शुरू में। अब मैं इसका रेजोनेंस समझा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। O3 के मॉलिक्यूल के अंदर आपको रेजोनेंस समझ में आना चाहिए। तो रेजोनेंस देखो, O3 का मॉलिक्यूल सबसे पहले कैसे बनाते हैं, दो ऑक्सीजन बना लिए, दोनों ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर्स हैं और दो वो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर भी दो लोन पेयर दिखा दिए और दो इलेक्ट्रॉन वो है जो शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बन गया दोनों के बीच में O2 का मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, एक ऑक्सीजन आती है और इसके पास में अपने दो लोन पेयर और दो इलेक्ट्रॉन और हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। बट ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वन इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, देने के बाद में दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यस भाई, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ये स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं। अब मैंने इसको टेढ़ा क्यों बनाया, बिल्कुल सीधा क्यों नहीं बनाया? ऊपर एक लोन पेयर बैठा है, वो लोन पेयर इसको ऐसे वी शेप बना देगा। यस यस सर। यस ठीक है। सर, बोन अब पेयर देखो, अब एक कमाल की बात बताता हूँ, जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, किसी के साथ भी, कभी कभी खुद के साथ भी, लेकिन जनरली खुद के साथ ऐसा नहीं करता, इस केस में करेगा। मेटल के साथ जब भी डबल बॉन्ड बनाता है वो एक बॉन्ड छीन लेता है। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्पेस भी अच्छा खासा है, तो ये एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, नीचे वाले मेटल पर या जो भी ये चीज है उस पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वापस डोनेट कर देता है, फिर ले लेता है, फिर डोनेट, फिर ले लेता है, फिर डोनेट, सारा दिन ये चलता रहता है। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, अपनी लोकेलिटी को छोड़कर दूसरी जगह जाना। जैसे एक बच्चा है, जो मान लीजिए मेरे घर में एक बच्चा है, वो गली में खेल रहा है, मेरी गली में, ऑब्वियस है, मेरी गली है, मेरे घर के पास खेल रहा है, मेरा ही बच्चा है, तो डेफिनेटली इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो अपनी लोकेलिटी को नहीं छोड़ता। लेकिन मेरा बच्चा दूसरी गली में चला जाता है, कुछ देर के लिए जाता है, लेकिन उसने लोकलाइजेशन छोड़ दी, तो मैं देखूंगा पता नहीं कहाँ गया बच्चा, ढूंढने लग जाऊंगा। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, लोकेलिटी को बदल लेना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी ऐसा ही कुछ बिहेव दिखाता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा ध्यान दे लेना इस बात पे, इस एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, सबसे पहले तो वो बात करते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो देखिए, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, जब ये बॉन्ड को इधर खींचेगा तो क्या करेगा भाई ऑक्सीजन, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड रह जाएगा इसके बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, एक एक्स्ट्रा ले लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया ना, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव, वन नेगेटिव आएगा। और मेटल पर, नीचे मेटल था, मैंने ओ लिख दिया ना,
मेटल के ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन गया। बट हम बोलने में आता है कि पूरा का पूरा बॉन्ड खिसक गया, दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खिसक गए। अब हम कहेंगे एक ही गया, गया तो एक ही है, लेकिन दोनों पहले बॉन्ड बना रहे थे, अब बॉन्ड नहीं बना रहे, इसलिए हम कहते हैं पूरा बॉन्ड खिसक गया। ये बात समझ में आ गई? कहने में आता है पूरा बॉन्ड खिसक गया, लेकिन एक्चुअल में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर है? यस सर। इसी फिनोमिना को बोलते हैं पाई बॉन्ड की डीलोकेलाइजेशन। अपनी लोकेलिटी को, वो कहाँ घूम रहा था, दो एटम्स के बीच में, यहाँ घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, अपनी लोकेलिटी छोड़ के अब यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ घूम रहे हैं, वो यहाँ नहीं घूम रहे। क्लियर है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। और ये बिहेव डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से कौन सा एटम ले रहे हैं, उसके ऊपर बिहेव करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डीलोकेलाइजेशन कैसे होगी। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा क्या होने वाला। इसी ऑक्सीजन के अंदर जब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या कर सकता है, अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये खींचेगी एक इलेक्ट्रॉन और फिर शेयर कर ले। और उसी समय ये वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ये एक बॉन्ड खींच ले, तो क्या पोजीशन होगी, ध्यान देना। यहाँ पर दो लोन पेयर थे, बिल्कुल थे, एक इलेक्ट्रॉन ये था इस ऑक्सीजन का और दूसरा उसने छीन लिया, वो बाद में देखेंगे, बाद में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, एक लोन पेयर था, बाकी की कंडीशन बिल्कुल सेम बना रहा हूं मैं। यहाँ पर मैं इस बॉन्ड को वही दिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन लोन पेयर थे इसके पास, एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह गया, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसका नेगेटिव चला गया कि नहीं चला गया नेगेटिव, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहां आ गया। क्लियर है? सर ये सर लास्ट एक का बार थोड़ा समझ नहीं रिपीट आया। कर दीजिए। यस देखिए सर। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, जरा ध्यान से दो, ऊपर वाले नीचे वाले स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है। एरो को बाद में देखना आप लोग। मैंने क्या किया है कि इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इन दोनों के बीच में लोन पेयर आ गया, इसका नेगेटिव चला गया, इसका पॉजिटिव चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया। सर कौन से वाले ऑक्सीजन ने डोनेट किया है? ये एरो देखिए बेटा, ये ऊपर एक एरो देखिए, सिर्फ एक एरो ऊपर लगा हुआ है, ये वाला एरो दिख रहा है, ग्रीन कलर का यस एरो। सर। इसी ऑक्सीजन ने जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उस ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा कि नहीं करेगा? यस, ये सर करेगा। तो डोनेट तो करेगा, बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ये बीच वाली ऑक्सीजन भले ही पॉजिटिव चार्ज बना के बैठी है, क्या बेटा? कुछ नहीं सर। हाँ सर कुछ नहीं, वो बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी थोड़ी सी। ठीक है। तो देखिए, तो ये ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज बना के बैठा है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बना के बैठा, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन छीनेगा, बट छीनने के बाद में प्रॉब्लम ये कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरे हैं, ध्यान दो, ये 8 के 8 पूरे करके बैठा है। 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए जो शेयरिंग से ले रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे 6 और 2 ये रहे शेयरिंग में, तो 8 इसके पूरे हो गए। और ऑक्सीजन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी नहीं होता, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता जिसमें नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन चला जाए, डी है नहीं, इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो छीनेगा, छीनने की कोशिश कर रहा है, बट उसी समय तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया बॉन्ड, ये समझ में आ गया, बॉन्ड बना, यस सर। इसका नेगेटिव चला गया, इसका पॉजिटिव चला गया। सर Clear है? नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चला गया सर, वो नहीं है। दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव चला गया। क्लियर है? सर क्लियर नहीं हुआ। सर मतलब नेगेटिव चार्ज कैसे हट गया? अरे सर बेटा मतलब इसने पहले हमने अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाया। इसको दे दिया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, सर ऊपर वाले यहाँ पर- ऑक्सीजन, सर पॉजिटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन ने जैसे बॉन्ड छीन लेता है वैसे ही उसने मतलब छीन लिया। क्या? सर जैसे ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड करता है तो बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड मतलब अपने पास ले लेता है, वैसे ही ओ पॉजिटिव ने वैसे ही मतलब ओ नेगेटिव से ले लिया एक बॉन्ड। हाँ, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है तो वो उससे छीन रहा है, उधर से छीनेगा तो वो दूसरी ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो वो आराम से दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक शेयर कर लिया, क्योंकि डोनेट तो करता है बट दूसरा शेयर कर लेता है, तो यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, ये इसको एक डोनेट कर दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर से बन गया। क्लियर है? यस सर, ओके।
अब क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका नेगेटिव चला गया, और उसके ऊपर पॉजिटिव था उसका भी पॉजिटिव चला गया, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन अब इस ऑक्सीजन के पास में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जरा ध्यान देना। इसके पास 4 दूना 8 हो तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, जो कि ऑक्सीजन के लिए टॉलरेट करना ही इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनता है, वैसे ही ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है, ये इधर इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, जिससे क्या होगा, तो नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा क्या होती है। तो नेक्स्ट अब बना रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम रख रहा हूं, ध्यान देना, बाकी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, ये सेम टू सेम है। यहां पर ये ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर्स थे, सेम टू सेम है। एक चीज बना लीजिए, फिर एक एक करके चेंज कीजिए। अब ये इस बॉन्ड में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन टॉलरेट नहीं कर सकता, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गए। तो एक तो इसी का था ना, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आया, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यस, समझ में आया ये? यस सर। तो देखो ऊपर वाली ऑक्सीजन कंडीशन, के पास तो 10 है ना, बी वाले पे सर होने आती है तो 2 जाने चाहिए ना सर। क्या बेटा? सर मिडिल वाली ऑक्सीजन है सर, अभी आपने बताया सर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सर वो तो आप ही ले सकता है ना सर, 2 जाने चाहिए ना सर, एक क्यों जा रहा है? एक चला गया, एक उसने शेयर कर रखा था, पूरा बॉन्ड टूट गया, तो 2 का घाटा हो गया उसको। तो एक शेयर भी तो था। काउंट करो अब इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन अब 8 ही है उसके पास। 4 तो ये डबल बॉन्ड वाले हैं, 2 इस बॉन्ड वाले हैं, 6 हो गए, और 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर में, 6 और 2 8 हो गए 8। यस सर, समझ गया। समझ गए ना? हाँ मतलब सर एक तो बॉन्ड उसका ही एक था, टूटता है सर ना, एक तो उसका ही था। तो जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी चला जाता है बेचारे का। पहले तो शेयर करके बैठा था, अब तो दोनों के दोनों छीन लिए उसने, एक शेयरिंग वाला भी और जो खुद का पर्सनल था वो भी छीन लिया। तो अब देखो ऊपर वाली ऑक्सीजन और नीचे वाली O3 में दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बीच वाली ऑक्सीजन दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, बट लेफ्ट और राइट का फर्क हो गया। पहले जो कोऑर्डिनेशन राइट वाली बना रही थी, अब कोऑर्डिनेशन लेफ्ट वाली बना रही है। क्लियर है? यस सर। सर ये और जो लास्ट ये- वाला स्ट्रक्चर है, हाँ सर ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है सर, ये भी तो फर्स्ट वाले की तरह ही बिहेव करेगा कि इसमें नेगेटिव है तो बिल्कुल शेयर हो सेम जाएगा, है, फिर कोई बॉन्ड फर्क नहीं है, तो ऑक्सीजन ही। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को नंबरिंग दूं कि ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो देखो थर्ड ऑक्सीजन अब डबल बॉन्ड बना रही है, जबकि पहले फर्स्ट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रही है। क्लियर है? सर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। बस मॉलिक्यूल वही रहा, ऑक्सीजन के एटम तो सारे सेम एटम होते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, उनमें फर्क तो होता नहीं है, बट एटलीस्ट ऐसा तो बदलाव होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भले वो सेम चीजें बट बदलाव हो रहा है। अब बदलाव हो रहा है तो ये बदलाव साइमल्टेनियसली एक साथ इकट्ठा होता है, मतलब ये बीच वाली स्टेज नहीं बनती भाई। 10 ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले, बीच वाली स्टेज नहीं बनने वाली, सीधा ये बदलाव जो है सीधा यहां से आता है। मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड इधर जाता है और ये लोन पेयर इधर जाता है, वैसे ये डबल बॉन्ड वापस छिन जाता है। और इस केस में फिर से अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड वापस उधर चला जाएगा और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फिर से रिवर्स हो जाएगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। ये समझ में आ गया? तो सर इसका मतलब ये हो गया ना कि O3 जो है वो दोनों साइड से रेजोनेंस का केस फॉलो करता है। हाँ, तो रेजोनेंस जो है इसका मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। इसी फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। यस, क्लियर हो गया सबको? यस सर, वो सर दोनों साइड से इसलिए चेंज Yes, करते हैं sir. ना क्योंकि ऑक्सीजन का एटम दोनों में से किसी साइड से भी बॉन्ड बना सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, अब देखो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सबसे मुश्किल वाला है, ये आसान नहीं है। बाकी के स्ट्रक्चर आपको बड़े आसानी से समझ में आएंगे, ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने इस पे टाइम भी लगाया। क्लियर है? बट इसको बना के हाँ जी देखिएगा। सर। और बता देता हूँ, ये एक झलक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहली बार एरो यूज किए हैं हमने +1 में, पहली बार। एरो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब बीच में दिखा दिया मैंने एरो, एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। तो मैंने दोनों को बीच में रखा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो पहले एक ऑक्सीजन के पास थे वो बीच में आ गए, दोनों ऑक्सीजन के बीच में आ गए, तो एक डोनेट हो गया, एक शेयर हो गया, इसलिए दोनों बीच में आ गए।
फिर दूसरा जो डबल बॉन्ड बन रहा था वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर अब एक ही ऑक्सीजन के पास चले गए, पहले दोनों के बीच में था। ये एरो रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज ऑर्गेनिक का यूं समझ लो कि ए फॉर एप्पल है, और अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर जेड फॉर जेब्रा आपको समझ में आ जाएगा ऑर्गेनिक का बहुत आसानी से। बट ये समझ में कब आएगा, समझ आना एक अलग मैटर है, याद होना एक अलग मैटर है। कल आप लोग ये या आज ही इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 4-5 बार नोटबुक और पेन पे बना के देखिएगा। पहले याद कीजिए और बनाइए। इलेक्ट्रॉन भूल गए तो मतलब गलत है, आपको नहीं याद हुआ। दोबारा से याद कीजिए और फिर बनाइए, नए सिरे से बनाइए साथ में। यूं नहीं है कि ऊपर वाले में कुछ ठीक कर दिया गलती, नहीं, नए सिरे से। तीसरी बार फिर से कम 2 या 3 बार इनके दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाकर देखिए और याद कीजिए। बिना देखे जब तक बनाना नहीं आता तब तक समझ लेना आपको नहीं आया, और ये बनाना आना चाहिए। ऑर्गेनिक ऐसे ही की जाती है। अगर कोई बिना नोटबुक पेन के ऑर्गेनिक याद करता है तो वो 6 महीने बाद में ये बोलता है कि मुझे ऑर्गेनिक नहीं आती, खुद बोलता है स्टूडेंट। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये भी बता देता हूँ। और जो बच्चा नोटबुक पेन से ऑर्गेनिक के रिएक्शन याद करके लिख के देख लेता है उसको ऑर्गेनिक चुटकियों का खेल हो जाता है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ लिखने की वजह से, कि वो लिखते नहीं है, देखते नहीं है बना के, और वो डरते हैं। क्लियर है? यही है वो डर। सर हाँ बेटा। सर जो स्ट्रक्चर है सर, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा या फिर सेकंड वाला? दोनों में कोई फर्क लग रहा है आपको? नो सर, सर बस ऑर्डर रिवर्स हो गया है। बस फिर दोनों सेम स्टेबिलिटी, दोनों की। अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्यों बनाए जाते हैं? कई बार सर इसका मतलब ये हो गया ना कि इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ सेम होगा, हाँ, ऑल सेम। अब देखो, हम इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल बॉन्ड बनाएगी एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ और एक के साथ डबल बनाएगी। ये इतना जल्दी चेंज होते हैं, इतना जल्दी, जैसे फैन के पंख चेंज हो रहे हैं। तो आप बता दोगे एक बार तो, अब अभी फैन का एक पंख ईस्ट डायरेक्शन में है, अरे अभी फिर से बदल गया, वेस्ट में चला गया, फिर से बदल गया, नॉर्थ में चला गया, साउथ। आपके बोलने से पहले तो कई बार चेंज हो जाता है। यस, समझ में आ रही है बात? यस सर। इसका मतलब यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। इनकी स्पीड तो बहुत तेज होती है, बहुत तेज। फैन की तो कुछ कुछ, ये सब कुछ। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे किसी भी टाइम पर? नहीं, नहीं करेंगे ना। सर मतलब अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो फिर मतलब डबल बॉन्ड ही दिखेगा दोनों तरफ। दोनों तरफ 1.5 बॉन्ड दिखेगा। उसको कैसे दिखाते हैं? जैसे पंखे के फैन होते हैं ना, घूमता रहता है दोनों तरफ, और ऐसे लगता है पूरा का पूरा हर जगह फैन ही फैन है। अब देखो Yes. इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ऑक्सीजन, अब एक्चुअल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ऑक्सीजन ये रहा, और ये लोन पेयर रहा, ये पॉजिटिव चार्ज रहा, ये दूसरा ऑक्सीजन रहा, ठीक है। इसके पास में यहाँ पर 2 लोन पेयर बना रहा हूँ, 2 लोन पेयर बना रहा हूँ, ध्यान रखना। और ये ऑक्सीजन है, इसके साथ में भी यहाँ पर मैं 2 लोन पेयर बना रहा हूँ 2 लोन पेयर। अब इसका मैंने डबल बॉन्ड नहीं दिखाया उसका भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे करके एक डॉटेड लाइन, डॉट 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 बना रहा हूँ। याद रखिएगा, ये डॉट 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 है, और ये इस तरह से वर्क करता है। यानी इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें भी डबल बॉन्ड। मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कहाँ थे वो 2 इलेक्ट्रॉन? वो इन दोनों के बीच में थे, या फिर उन दोनों के किसी के बीच में लगा दिए। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो क्या होगा? मतलब जो डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअल में बॉन्ड, इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर कितना है? 1.5, 1.5। यस, क्लियर है? डबल बॉन्ड नहीं है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 1.5, 1.5। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? हाफ नेगेटिव तो ये रहेगी, हाफ नेगेटिव ये रहेगी, तभी तो टोटल 1 नेगेटिव बनेगा ना। यस, क्लियर है? यस यस सर। सर। सर फिर हम Yes, हाफ clear है। नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसे ही डेल्टा जैसे से? मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा वैसे ही करेंगे। सर डेल्टा से भी करेंगे? डेल्टा नहीं, डेल्टा तो छोटा होता है, स्लाइटली। अब स्लाइटली नेगेटिव का मतलब बहुत थोड़ा सा नेगेटिव, ये तो आधा कंप्लीट नेगेटिव है, आधा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, जो कि काफी बड़ी चीज है। स्लाइटली नेगेटिव तो बहुत ही छोटा नेगेटिव होता है बेटा, इसलिए डेल्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, ये समझ में आ गया भी सबको? स्लाइटली हाफ नेगेटिव इधर, हाफ नेगेटिव, ओवरऑल 1 नेगेटिव हो गया, ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो O3 का मॉलिक्यूल ओवरऑल होगा न्यूट्रल। और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड।
यस, क्लियर है सबको? सर इस वाले स्ट्रक्चर में वो जो अभी आपने हमने पहले ड्रॉ किया था उसमें अंतर क्या हुआ? पहले कौन सा ड्रॉ किया था? नहीं यही वाला ओ का ही ना, दोनों सेम ही तो है। ये हाँ हाँ। इसमें और इसमें डिफरेंस क्यों नहीं? यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। और इसमें क्या है? ये 1.5 बॉन्ड, ये 1.5 बॉन्ड, आधा आधा बॉन्ड है इनके बीच में, अच्छा डेढ़ सर, बॉन्ड। मतलब अगर डॉटेड लाइन है तो वो हाफ बॉन्ड होगा। हाफ बॉन्ड, आधा बॉन्ड बेटा, पूरा बॉन्ड नहीं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है दूसरे बॉन्ड को बना रहा है। जो एक तो एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा सर। जैसे पंखे के पंख नहीं होते, जब हम देखते हैं तो सारा भरा हुआ नजर आता है ना, हाँ। फैन के पंख। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर भी वैसा ही है। ये ऐसे करके ऐसे लगातार यूं ऐसे पेंडुलम की तरह लगातार घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और असली स्ट्रक्चर तो यही होता है, क्योंकि पंखे के फैन भी हर जगह हर टाइम अवेलेबल होते हैं, फैन के पंख। लेकिन कभी भी हम ये नहीं कह सकते ना इधर अब इधर आ गया, ईस्ट में आ गया, अब वेस्ट में। तो ये दोनों जो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर ना जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फिक्स नहीं होती, वो घूमता रहता है। ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये फॉल्स हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। ये दोनों रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट रियल। यहां लिख रहा हूं मैं, नॉट रियल। असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है। बट आप जब भी बनाएंगे तो यही स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वो स्ट्रक्चर से तो कुछ आप निकाल नहीं पाओगे कि भाई रिएक्शन कैसे हुई, मैकेनिज्म कैसे हुआ, हम नहीं निकाल पाएंगे उस स्ट्रक्चर से। लेकिन असली स्ट्रक्चर तो वही होता है। एक मिनट रचना बेटा, मैं पूछता हूं आपसे, तो रियल वाला, ये रियल है, रियल स्ट्रक्चर। यस, क्लियर है सबको? रेजोनेंस मतलब हमें हाइब्रिड पेपर में ये रियल बना के आना है ना क्या बेटा? सर? मतलब हमें एग्जाम में ये बना के आना है ना? नहीं। अब बता, सुन लो जरा। रियल स्ट्रक्चर असली स्ट्रक्चर होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो असलियत में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कभी काम नहीं आता, कभी काम नहीं आता। ये कैसा धोखा है? समझ गए? ये धोखा, यही तो धोखा है। और जो नॉट रियल है ना, वही काम आते हैं, यानी उसी से मैकेनिज्म दिखा सकते। अब आप चलते हुए फैन में आपको पंखड़ी पकड़नी हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं पकड़ सकते ना एक पंख को। तो हमें मैकेनिज्म दिखाना, भाई मैकेनिज्म तो धीरे धीरे दिखाया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर ये दूसरा यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। तो पेपर में क्या वहां पेन बना, मतलब गुचमुच मार दोगे? लो भाई हो गया रेजोनेंस, चल देख ले तू ध्यान से, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऐसा दिखाओगे? तो अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। मतलब हमें एक हिसाब से पंखे को रोकना पड़ेगा, रोक के फिर उसका इलेक्ट्रॉन ये देखो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे दिखाना पड़ेगा, जो कि असलियत में वो रुकता कभी नहीं है, कभी नहीं रुकता। स्लो करना पड़ेगा। बहुत स्लो का, बहुत स्लो। तो वो रुकता तो कभी है नहीं और ना स्लो होता। तो इसलिए हम मैकेनिज्म कैसे दिखाएं? चलते पानी में कैसे दिखा दें कि पानी का ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर है, वो बदलता रहता है। इस वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो असली स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं रियल नहीं है, बट हाइपोथेटिकल हैं, काल्पनिक, पर यूज वही होते हैं। तो भाई इधर वाला याद कर लो, उधर वाला नहीं भी याद रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? सर ये ना अलग ही, केमिस्ट्री में अलग ही धोखा है। माल चिपका रहे हैं क्या बेटा? केमिस्ट्री में अलग ही धोखा है। बोल के नकली चीज चिपका रहे हैं, नकली चीज चिपका रहे हैं। अबे क्या करें बेटा? अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें हमारे हाथ में तो है नहीं, जो चीज आप दिखा ही नहीं सकते वो कैसे लिख दोगे रेजोनेंस? फिर तो पता क्या करो, कोई टीचर पूछे हाँ जी बताओ जरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आप पता क्या करो, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब दूसरा क्या, ये ले घुचमुच मार दिया, देख ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है, ध्यान से देख जा रहा है कि नहीं जा रहा, ऐसा बना के आओगे। सर ऊपर वाला बना देते ना, हाई डॉटेड वाला। डॉट वाला भी बना दोगे, जब मैकेनिज्म आपको दिखाना पड़ेगा। मान लो मैं ये कहूं कि भाई इसके पास H पॉजिटिव आयन आता है, तो आप मान लो वो इधर वाले के पास भी आ सकता है, इधर वाले के पास भी आ सकता है, दोनों तरफ बराबर प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या उसका अटैक कैसे करवाएंगे? सुनिए, मैं यहाँ H पॉजिटिव आयन को डोनेट करवा देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसको करवा दिया, इसका नेगेटिव चला गया, इसका पॉजिटिव चला गया, OH जुड़ गया। तो ये इसी स्ट्रक्चर से पॉसिबल है। आप अगर ये कहो कि इस स्ट्रक्चर में सर यहाँ जोड़ दो H पॉजिटिव, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास और वही आपने इसको डोनेट करवा दिया,
तो हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन गया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव है, ये तो 2 पॉजिटिव आ गया। कैसे दिखा दोगे 2 पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस सर स्ट्रक्चर मेरे से को तो खेलना दिखाई ही नहीं नहीं है सकता। सर, हाँ मेरे को खेलना ही नहीं है। तो कर पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर से आप मैकेनिज्म नहीं दिखा पाओगे कि एच जुड़ा कैसे, इस स्ट्रक्चर से कैसे जोड़ दोगे, है ना। अच्छा सर, तो हमें जो जैसे आप मेन बात पे आते हैं, याद कौन सा करना है, बगल वाला या ये वाला नोट हाइब्रिड रियल वाला? याद करना है, नोट रियल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाइब्रिड ना भी याद करोगे चलेगा, बट याद हो जाए अच्छी बात है, पर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। सर बगल वाला याद प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो तो अपने आप ही समझ आ जाएगा ना, हाफ है डॉट है वो बस बन फिर जाएगा। तो बस फिर करना सब कुछ है, ये मत पूछा करो सर इधर वाला करें इधर वाला करें, दोनों बनाए तो मतलब दोनों करने हैं, ठीक है। लेकिन काम का कौन सा वो मैंने बता दिया। हाँ रचना बेटा। सर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और सर जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, सर दोनों में तो एंगल का डिफरेंस आ रहा है। अरे वो तो मैंने वैसे ही बनाया, एंगल के ऊपर मत जाओ। ओके सर। हाँ एंड ये सर आप ये इलेक्ट्रॉन, एंगल मेजर करके थोड़ा बनाऊंगा बेटा। सर इनका भी तो कोई मतलब डेफिनेट एंगल पे बनता होगा बॉन्ड। हाँ डेफिनेट एंगल होता है, बट नीड नॉट टू लर्न दैट, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। O3 के बीच में क्या बॉन्ड एंगल होता है, जितने आपको स्ट्रक्चर करवाया ना उतना इनफ है, मोर देन इनफ है। हर चीज का एंगल होता है, बिल्कुल होगा बॉन्ड्स के बीच में, इंटरनेट पे मिल भी जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा, बट सारे एंगल्स याद तो सारी जिंदगी नहीं होंगे बेटा, समझ रहे यस हो। सर। हाँ तो जितने बताए वो सफिशियंट है, मोर देन इनफ है, उतने ही काफी। ठीक है भाई, समझ में आया रेजोनेंस क्या एक होता है। और डाउट हाँ बेटा बोलो। सर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सर इलेक्ट्रॉन से रोटेट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं, देखो इसका रीजन होता है अनस्टेबिलिटी। O3 का मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, हमें पता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले बना लेता है, जबरदस्ती बॉन्ड बन जाता है, और फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो जैसे ही अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, तो ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, तो दूसरा ऑक्सीजन जिसके साथ डबल बॉन्ड बना रखा है उससे बॉन्ड टूट जाएगा, वो दूसरी ऑक्सीजन ले लेगी, फिर उन दोनों पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, लेफ्ट वालों पे। अब वो भी वही करेंगे, फिर राइट वालों पे आ जाएगा, वो भी यूं समझ लो बीच में एक बच्चा बैठा रखा आपने झूले पे, इधर मान लो एक आदमी बैठा है, एक उधर आदमी बैठा है, दोनों उस बच्चे को पसंद नहीं करते। जब बच्चा इधर आ रहा है वो आदमी धक्का मारता है, चल उधर, जब उधर जा रहा है उधर धक्का मार देता है, लाइक दैट। ये झूले के जैसा है रेजोनेंस। दो आदमी जो दोनों नफरत करते हैं, वो बच्चा बेचारा कहीं किसी तरफ नहीं आता, ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है तो भी अनस्टेबल है, उधर घूमता है तो भी अनस्टेबल है, लेकिन एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए उसको खिंचाव मिलता है, पॉजिटिव चार्ज तो खींचेगा ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से उस खिंचाव की वजह से ये इधर उधर घूमता रहता है। क्लियर है। यस सर, क्लियर। यानी कुल मिला के Yes, sir. अनस्टेबिलिटी लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, तो स्टेबल बनने के लिए बेचारा इधर उधर घूमता रहता है। इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लगातार चलते रहते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ हाँ मैं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं हो जाऊंगा स्टेबल, मैं हो जाऊंगा। वो बच्चों को बोलते होते ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये कर लेना, कोई बात नहीं वो कर लेना, आनी जानी कुछ नहीं है, लास्ट में रिजल्ट आता है जीरो। ये जो बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें बचपन में बच्चों बताई जाती हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो, ये करो, मेहनत करते करते अगर जिंदगी खत्म हो गई तो, रिजल्ट ही ना मिले तो, मेहनत कितने साल की हो सकती, 5 साल की, 4 साल की, 10 साल की, अरे कब तक मेहनत करवाओगे। लगातार आदमी 30 सालों से मेहनत कर रहा है, उसका कुछ बन नहीं रहा, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी की सीढ़ी बड़ी बनाई होती है सक्सेस वाली। कितनी बड़ी भाई, मर ही जाएंगे तो जिंदगी कब जिएंगे। बुढ़ापे में आगे अगर सक्सेस मिली, नोबेल प्राइज मिल गया रिसर्च के अंदर, क्या फायदा ऐसे नोबेल प्राइज का। सर वैसे नोबेल प्राइज ज्यादातर बूढ़े लोगों को ही मिलता है, किसी भी जवान को अरे आज बेटा तक नहीं। रिकमेंड ही नहीं करते, क्योंकि रिसर्च को, यंगस्टर्स की रिसर्च को रिकमेंड ही नहीं करते हैं लोग। आई डोंट नो व्हाई। उनके मरने के बाद वही पुरानी चीजें उठा के कहते हैं ये तो महान आदमी था। मेंडल लाइक 40 साल बाद उसको नोबेल मिला, मरने के बाद, समझ रहे हो। लॉ ऑफ मेंडल, जेनेटिक्स के लॉ, उसको बाद में बाप बना दिया, जेनेटिक्स का बाप बना दिया उसको। वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट था, और बेचारा वो उनकी डेथ के रिसर्च बाद हुआ था, डेथ के बाद रिसर्च हुआ था। दिखाता रहा बेचारा, सब जगह पर उसने रिसर्च दिखाई, लेकिन किसी ने उसकी मानी नहीं। समझ रहे हो, ये है रियलिटी, लाइफ की रियलिटी। तो वैसा ही कुछ होता है, तो नो वरी अबाउट दिस, चिंता मत कीजिए। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आधार कार्ड में ना जब जाएंगे ना करवाने, तो आधार कार्ड की पीओ भी चेंज कर देंगे सर। क्या चेंज, डेट ऑफ बर्थ, हाँ उससे क्या फायदा। सर, बूढ़े बन जाएंगे ना, मतलब कह देंगे शक्ल थोड़ी योगा ज्यादा करते हैं। ये सही है। हाँ सर, बोल देंगे बीमारी हो गई, हमारी एज दिखती नहीं है बढ़ती, वैसे हमारी एज बहुत ज्यादा। हाँ एज बहुत ज्यादा, बस दिखती नहीं है। हम मेकअप ये को ज्यादा बट- लगाते अरे हैं। मेरी बात सुनो, बात ही खत्म करते हैं हम।
ऐसी रिसर्च करो जिससे एज वाकई में कम रहे और हमेशा बंदा जवान रहे। उसके बाद कोई कहे ना कि हम नहीं मानते, कि ना मान बेटा, क्या मेरी उम्र 100 साल है, सीधी सर ये तो आपको किसी लड़की से पूछना पड़ेगा सर, 70 साल की लड़की भी सर 30 की लगती है। वो तो मेकअप की वजह से लगता है। हाँ तो मेकअप ही है वो जवाब यार, साइंटिस्ट ने भी कह दिया है। नहीं नहीं नहीं, नकली और असली में तो फर्क होता है, वो चीज अलग है। हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की। ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे अंदर एक बॉडी में सेल्स जब डिवाइड होते हैं उसमें सेंट्रोमियर होता है। वो सेंट्रोमियर की लेंथ छोटी होती रहती है तो हम बूढ़े होते रहते हैं, पता है। अगर उसकी लेंथ छोटी ना हो डिवाइडेशन के ड्यूरिंग, तो हम बूढ़े नहीं होंगे कभी। अब रीजन मैंने बता दिया, ढूंढो, अब रिसर्च करो उस पर कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे क्या सर मेडिसिन। आप अब तो सेंट्रोमियर को रोकना पड़ेगा एक जगह। बस वही वही वही। सर क्या यार उसकी बायो वाले को बोलो, सर बहुत चल रहा ये है बायो वाले सेंट्रोमियर। को बोलो आप। सर मैं कह रहा हूँ चलिए छोड़िए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, ठीक है। बाद में कभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम साइंटिस्ट पक्का बनेंगे, चिंता मत करो। लेकिन साइंस में बहुत ज्यादा वो नहीं है, स्कोप नहीं है कि आपको रिकमेंडेशन मिलेगी। इसलिए पहले पैसा कमाओ। पैसा कमाने के बाद दिन को बोलोगे ना, देखो यार अंधेरा हुआ पड़ा है, रात है आज, तो सब बोलेंगे हाँ हाँ सही में अंधेरा है, रात है, ये चलता है। समझ गए ना? हाँ जी सर। बस फिर Yes, तो sir, पहले समझ पैसा गए। कमाओ, उसके बाद में कुछ भी बकवास करना सब सत्य हो जाएगा, परम सत्य, ठीक है। मेन फोकस पैसे पर रखो। धीरू भाई अंबानी वाले काम करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपको डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, और बॉन्ड लेंथ ये भी पता लग गया। फिनोमेना ऑफ टू इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल पोजीशंस ऑफ एटम कैन बी पर्टिकुलर नोन एज द रेजोनेंस, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर एक्यूरेटली। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जिनकी लोकेलिटी फिक्स होती है। डीलोकलाइज्ड जिनकी लोकेलिटी फिक्स नहीं होती, वो मूव करते रहते हैं। जैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहते हैं और इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। फिनोमेना ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतनी सी लाइन रेजोनेंस की डेफिनेशन है। नीचे वाली डेफिनेशन नहीं भी याद करोगे चलेगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वर डेवलप्ड फॉर मॉलिक्यूल हुज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन करना मुश्किल था। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। बस ये नया नाम याद रख लेना, बाकी की थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने सब कुछ बता दिया, इसमें कुछ छोड़ा नहीं, ठीक है भाई। कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इनको, बस ये आपको याद रखना है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा। रेजोनेंस इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये डब्बा जहां भी बनाओ ना उसको पाई इलेक्ट्रॉन मान लेना। बिटवीन 3 और मोर एटम्स, 3 या कम से कम 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 एटम्स के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बनता है, 2 एटम के बीच में, और ये लोकलाइज्ड ही होगा। कम से कम तीसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तभी उसको बोलेंगे डीलोकलाइजेशन, ठीक है। बिटवीन 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। पाई इलेक्ट्रॉन लूजली पैक होते हैं, पहला रीजन ये, ठीक है, लूजली पैक, हेंस इजीली, इसलिए आसानी से डीलोकलाइज हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है बता चुका हूं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या? कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस, सिमिलर डीजेनरेसी एनर्जी होती है, आइडेंटिकल पोजीशन। हाइब्रिड क्या होता है? हाँ हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड ही तो बताया था वो। ये हाइब्रिड देखो, ये लिखा हुआ है मैंने, अच्छा ये स्पेलिंग हाइब्रिड है? हाँ ये हाइब्रिड लिखा नहीं, सिर्फ रेजोनेंस लिखा था कॉपी मेरे को। रेजोनेंस हाइब्रिड लिखा बेटा, ये रहा। नहीं मैंने हाइब्रिड हाइब्रिड नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर के सब बकवास है, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बस याद करना, वो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको, उसके सारे इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, ये लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था कि ये हाइपोथेटिकल होते हैं, काल्पनिक होते हैं। हाइब्रिड इज इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस हाइब्रिड आर इंटरमीडिएट दोज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बॉन्ड लेंथ लगभग बीच की होती है इनकी। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, total number of bonds between 2 atoms in all structure divided by total number, in all structures divided by total number of resonance structure। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है। देखो O3 में कैसे निकलता है, ध्यान देना। 2 स्ट्रक्चर हैं इसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस के। टोटल बॉन्ड काउंट करो दोनों एटम्स के बीच में, यहां कितने हैं? 2, यहां कितने हैं? 1, टोटल बॉन्ड हो गए 3। स्ट्रक्चर कितने हैं टोटल? 2 स्ट्रक्चर्स में 3 बॉन्ड आ रहे हैं, 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आया? मतलब बॉन्ड रेजोनेंस का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखो देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया, सुनिए पहले, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड यहाँ होता है, सिंगल यहाँ होता है, फिर उसके बाद ये पलट गया, डबल इधर आ गया, सिंगल इधर आ गया। तो मैंने बोला कभी इधर डबल बन रहा, कभी इधर, तो डबल को हम 1.5 कर दें, मैंने 1.5 डायरेक्ट कर दिया। ये तो था ओरल तरीका।
कि कैसे फाइंड आउट करें। एक मैथमेटिकल तरीका, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो इन दोनों एटम्स के बीच में आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो, तो दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, दूसरा स्ट्रक्चर देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक और अगर स्ट्रक्चर बने तो बन सकता है, वहां पर सब फिर से सिंगल हो तो सारे स्ट्रक्चर्स के डबल इधर सिंगल इधर, इन सभी स्ट्रक्चर्स के टोटल बॉन्ड काउंट कर लो, टोटल बॉन्ड बन रहे हैं 3, इन दोनों एटम्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों की टोटल बॉन्ड बन रहे हैं 3 और टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं 2, 1.5, मतलब इन दोनों के बीच में 1.5 बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बेटा? सर पेपर में हमें कोई ऐसा कंपाउंड या फिर ऐसा चीज दी जाएगी ना, मतलब ऐसा कंपाउंड जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल रखा है CO3 2 नेगेटिव का, जरा मैं ये आपको निकाल के दिखाता हूँ CO3 2 नेगेटिव का, C डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O आएगा, ये सिंगल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव। अब मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब जरूर आपको करके दिखाऊंगा नेगेटिव कैसे है। तो देखो इसके पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली 3 लोन पेयर्स होंगे और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही हैं, तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये इसने किसी से लिया हुआ है, इधर भी इसके पास 7वां इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया हुआ है। क्लियर है? मान लो यहाँ पे H जुड़ा हुआ था पहले, हाइड्रोजन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है H ऑक्सीजन 2 लोन पेयर्स कार्बन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड O, इसके पास में भी 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, याद रख लेना स्ट्रक्चर दोनों बनाने आपने, ये भी लोन पेयर्स हैं, बनाने में एक बार तकलीफ होने वाली है, ऐसे दिल करेगा यार क्या बार बार इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हम, लेकिन अगर ये एक बार सीख गए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। यहाँ फिर से हाइड्रोजन, ये एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2CO3, कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है कार्बोनिक एसिड, H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाते हैं H2CO3, और यही वो H2CO3 है जो हड्डियों को डिसोल्व कर लेता है, और आप लोग जो ठंडे की बोतल पीते हो ना, ये वही काम करती है। यस, क्लियर है सबको? सर कौन सी ठंडे की बोतल? जितनी भी ठंडे की बोतल आती हैं। अच्छा सर कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला पेप्सी एप्सी जितनी अच्छा, भी ये सबके अंदर ये पता होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है भर भर के, और पानी आपकी बॉडी में भर भर के, जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है आपके ब्लड में चली जाती है, पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड आपकी हड्डियों को डिसोल्व करता है, कमजोर करता है, समझ गए? अच्छा सर, जो जूस पीने का डकार आती है CO2 की वजह से आती है ना? क्या सर जूस पीने के बाद जूस? जो अरे जूस अलग चीज है, ये जो डकार आती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की डकार होती है जो ब्लड में घुल नहीं पाती। ओके सर, चलिए तो अब देखो इसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मतलब इसका H पॉजिटिव यहाँ चला गया, तो ये दोनों पीते हैं इसको। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए बेटा। सर मैं कह रहा था कि सर ये तो बड़ी खतरनाक चीज है सर, मैं कह रहा था सर ये बहुत खतरनाक चीज है, पर सर सब लोग पीते हैं इसको तो। बिल्कुल है, यही तो बात है, बहुत ज्यादा पी जाती है ये, पता नहीं ट्रेंड बना रखा है लोगों ने, इसकी बजाय नींबू पानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, पता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्किन के लिए अच्छा है, बीपी को डाउन लेके आता है, ब्लड वेसल्स को स्मूथ बनाता है। नींबू पानी, नींबू डालो 1 गिलास गुनगुने पानी में, हल्का सा गर्म या घड़े का पानी ले लो गर्मियों में और सीधा गटक जाओ। नींबू पानी इतनी अच्छी चीज है, एक नींबू निचोड़ के पीना, और वो कोल्ड ड्रिंक से सस्ता पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की आती है 100 रुपए में, 100 रुपए के अंदर 2 किलो नींबू आ जाएंगे। 2 किलो नींबू हर रोज एक पियोगे, 1 गिलास में कितने गिलास हो गए, 1 किलो के अंदर कम से कम 20-25 नींबू चढ़ जाते हैं। 50 नींबू, 50 गिलास पानी, 4 गिलास 1 लीटर होता है, 4 दूना 8, 8 गिलास में 2 लीटर, 50 लीटर के अंदर कितने बनेंगे 7 लीटर, मतलब 100 रुपए की बोतल 100 रुपए के नींबू, 7 लीटर और 2 लीटर डिफरेंस आपके सामने है। 7 लीटर, और वो सेहत को खराब करती है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अब आप समझ लो, बाकी आपकी मर्जी है ना। यस सर। बट हम आलस करते हैं, नींबू पानी नहीं पीना चाहते, सेहत खराब करने में लगे हुए हैं। बाद में पहले फैशन दिखाओ, बाद में डॉक्टर के पास जाओ। बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और भी इसके बहुत सारे नुकसान है। ये शुगर भी करती है, इसमें सिंथेटिक शुगर होता है। +2 में आपको लेसन करवाऊंगा सिंथेटिक शुगर वाला, मतलब आपकी जीभ को बहुत मीठा लगेगा, पेट में जाएगा,
पेट को बहुत प्रॉब्लम होती है उससे, एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड में, वो फिर वो यूं बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपके माइंड को पता लग जाता है जीन के थ्रू कि ब्लड में बहुत शुगर भर गया, तो पैंक्रियाज से जो शुगर को इंसुलिन है वो सेक्रेट होता है ताकि ब्लड शुगर को पचाया जा सके। लेकिन इंसुलिन तो सेक्रेट हो गया बट ब्लड शुगर तो थी ही नहीं, तो माइंड को पता लगेगा भाई ब्लड में तो शुगर आई नहीं यार, कहाँ गई, वो तो डाइजेस्ट हुई नहीं क्योंकि वो आर्टिफिशियल थी। उसके बाद क्या होगा पता है, फिर से हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर से वही होगा, और लास्टली माइंड को ये लगेगा कि ये जो जीभ है ना ये गलत इंफॉर्मेशन दे रही है तेरे को। तो जब आप मीठा सच में खाओगे ना तो माइंड कहेगा ना ना नकली छोड़ो, पैंक्रियाज हो गया तू बैठा रहे टिक के, इंसुलिन सेक्रेट ही नहीं करेगा, कहानी खत्म। ब्लड में शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ने से फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, दिल मचलाएगा, है ना, और बिल्कुल थकावट हो जाएगी, जैसे जरूरत से ज्यादा थक गए आप, बेड पर लेट जाओगे, परमानेंट शुगर करवा ली ना, बस यही होता है, समझ गए? तो सर इसलिए इसके बहुत सर सारे हर ड्रिंक के अंदर हर ड्रिंक कार्बोनेटेड होती है, सभी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सभी में। सर लेकिन जैसे मैं जब माजा पीता हूँ, फ्रूटी पीता हूँ, जो जैसे मैंगो पल्प जूस जो होते हैं ये पीता हूँ तो नहीं होता, उसमें ऐसा कार्बन होता है? डाइऑक्साइड नहीं होती है, उसमें शुगर होती है ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, शुगर होती अच्छा, है। तो वो भी हार्मफुल है? हाँ, हाई ब्लड शुगर, हाई शुगर वाली वो होती है वो सारी, उनमें कोई न्यूट्रिएंट तो होता नहीं, घंटा होता है उसमें न्यूट्रिएंट, इसकी वजह फ्रूट खा लो, मल्टी विटामिन। और एक चीज बताओ, ताकत चाहिए ना, खजूर डेट्स, हर रोज 4 से 5 खजूर खाइए, मल्टी मिनरल विटामिन सारे पूरे हो जाएंगे, शरीर में जान आएगी, ताकत, समझ रहे हो? और एक चीज बताता हूं, हरड़ बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे काख में 60 कोस ले जाए, कहावत है ये। मतलब हरड़ बहेड़ा और आंवला 1:2:3, हरड़ 1 भाग, 2 भाग बहेड़ा और 3 भाग आंवला, इनका बहेड़ा क्या होता है? मिक्सचर। बहेड़ा आपको पंसारी से मिल जाएगा, वो वैसा ही हरड़ के जैसा होता है, ब्लैक ही होता है। इन तीनों का मिक्सचर 1:2:3 में, इनका मिक्सचर मिला के घी और शक्कर को मिक्स करके इनके साथ अगर इसे खाया जाए, हरड़ बहेड़ा आंवला के त्रिफला चूर्ण बोलते हैं इसे, त्रिफला चूर्ण डायरेक्टली मिल जाता है, Yes, sir. त्रिफला चूर्ण के नाम से अगर इनका सेवन किया जाए तो शरीर में इतनी जान आ जाती है कि आदमी हाथी को अपने काख में दबा लेता है, यहाँ बगल में, और 60 कोस लेके जा सकता है। वैसे तो ये अतिशयोक्ति है, लेकिन इससे जान बनती है, बहुत तगड़ी चीज है। बट हम इन चीजों को ढकोसलेबाजी करते हैं, है ना, हम तो पाउडर खाएंगे, वे प्रोटीन 5,000 रुपए का डब्बा आता है, और हम फिर मुस्टंडे की तरह फैल जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही कोई पिन मार देगा तो हवा फुस से निकल जाएगी, है ना। जिम में 4 दिन जिम में गए, 5वें दिन 2 पाउडर खाना शुरू किया, 1 महीने बाद फूल गए, और फिर उसके बाद जिम छोड़ दिया। उसके बाद में ऐसे हो गए कि ना इधर हिल सकते ना उधर, पानी का गिलास है तो झुक नहीं सकते, कहेंगे यार भाई दियो, सांस भी मुश्किल से आते हैं उसको, अपनी लातें मोड़ के बैठ नहीं सकता वो, है ना, ऐसे मुस्टंडे टाइप में बन जाएंगे। तो डोंट डू दैट, ऐसी चीजें नहीं करनी है। शरीर पतला भले ही नजर आता हो, किसी ने कहा था मोटा देख कर डरना मत और पतला देखकर भिड़ना मत, ये मत सोचना ही पतला सा इसको मैं 2 मार दूंगा, सोच लेना। और कोई मोटा दिखता ना और आपको लगे कि अरे यार ये तो मार देगा, डरिएगा मत उससे, उसके 1 मार के भाग जाओ, वो भाग भी नहीं पाएगा। सही है, इसलिए शरीर पतला ही अच्छा। बहुत सारी बीमारियां, 90% बीमारियां तो मोटापे से आती हैं, सोच लो। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये H दोनों चले गए, दोनों ऑक्सीजन के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये नेगेटिव बन गया। अब इसमें क्या होता है, इसका रेजोनेंस देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन इधर जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगी। तो देखो क्या होने वाला है, ध्यान देना भी इस पे, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, मैं दोनों तरफ एरो लगा रहा हूँ, सोच समझ के एरो लगा रहा हूँ दोनों तरफ, याद रख लेना। ऑक्सीजन के एरो का अपना एक मतलब होता है। तो देखो 2 लोन पेयर थे, 3 हो गए, क्यों, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों इस ऑक्सीजन ने छीन लिए, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन ऐसे की ऐसे, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ये ऑलरेडी नेगेटिव थी, और ये ऐसे की ऐसे। फिर ये वाली इधर वाली जो ऑक्सीजन है, इसके साथ कुछ चेंज हुआ, इसके 2 लोन पेयर तो यहाँ पर है और 1 बॉन्ड पेयर यहाँ बन गया। यस बेटा, समझ में आ गया, ये क्लियर है सबको? यस सर, आ गया। अब देखिए जरा, यस सर।
सेम चीज। अब यहाँ पर दो नेगेटिव ऑक्सीजन हैं और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। अब ये डबल बॉन्ड जैसे इधर छीनता है तो पहले इधर वाले ने दिया था, अब इधर वाला लोन पेयर डोनेट करेगा, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, पहले वाली जब तक पोजीशन नहीं आती तब तक इसे बनाए रखो। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर छीन लिया है इस ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पर ऑक्सीजन, इसके पास में भी 3 लोन पेयर्स। ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, और ये ऑक्सीजन अब डबल बॉन्डेड हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा इसके ऊपर, 2 लोन पेयर्स। अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन जब वापस छीनेगा डबल बॉन्ड को, तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर वापस यहाँ डोनेट करेगा और पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट कंडीशन फिर से आ जाएगी, याद रख लेना। क्लियर है भाई? तो पहले वाला मॉलिक्यूल फिर से बन गया डबल बॉन्ड हो 2 लोन पेयर्स के साथ। इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब अच्छे से याद रख लेना। ऑक्सीजन के अंदर 3 लोन पेयर और 2 लोन पेयर्स होते हैं, अगर एक्स्ट्रा तीसरा हो तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये फर्स्ट पोजीशन फिर से आ गई, घूम फिर के हम वहीं पर आ गए जहां थे। तो इसके रेजोनेंट हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं इसके? 3 फर्स्ट और फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो 3 बन रहे हैं कि 4 बन रहे हैं? अब जरा ये ध्यान देने वाली बात है, 4 स्ट्रक्चर्स हैं या 3 है? सर 3 है ना, तीन। क्योंकि 2 तीन है। लास्ट का 3 है बेटा, 3 है। 3। चौथा तो पहले वाला ही है, सेम आ गया, ये और ये सेम है। ठीक है, अब देखो मैं अगर 2 ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन का इन दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड निकालना चाहता हूं, बॉन्ड ऑर्डर, यहां सिंगल है, यहां डबल है, यहां सिंगल है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 2 और 1 3 और 1 4। यस, क्लियर है? यस सर। 4 बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और टोटल स्ट्रक्चर है 3 4/3, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 1.33 बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एंगल नहीं बॉन्ड ऑर्डर। सेम अगर इन दोनों का चेक करोगे वो भी इतना ही आएगा, इन दोनों का चेक करोगे वो भी इतना ही आएगा, किसी का भी चेक कर लो, दैट्स इट। यस, क्लियर है भाई? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, बाकी सब सो गए क्या? नहीं लो सर, सर, इसको यही देख तो है। के यहीं पे हो? चलो ठीक है। सर क्या आगे पता समझ में। कोल्ड ड्रिंक पीने चले गए हो भैया ना, हो सकता है नहीं याद सर, आ क्लास के गई। बीच में हाँ, क्लास सर, को ध्यान देते हैं। कोल्ड ड्रिंक के नाम से याद आ गया। चलो ठीक है, इसको यहीं बंद करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ड्रैगो रूल करेंगे, याद रख लेना। मैंने बोला था ये 4 ही पेज हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो आपको अब रेजोनेंस समझ में आ गया, रेजोनेंस के ऊपर और डीपीपी उठाइए, वहां से डीपीपी कवर कीजिए। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? सर ये सब Yes, sir. साइंटिस्ट के नेम है। क्या बेटा? सर ये सब साइंटिस्ट के हाँ, नेम पर रखा है। साइंटिस्ट था जिसने ये रूल बनाया, ड्रैगो। ठीक है, तो अभी मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और अपने डाउट्स आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।